सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉन स्टॉप न्यूज में। कश्मीर में आतंकियों ने एक बार फिर टारगेट किलिंग की। आतंकियों ने आज 2 जगह नागरिकों पर हमले किए। श्रीनगर के ईदगाह इलाके में रेढ़ी लगाने वाले अरविंद कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी। अल्पसंख्यक अरविंद कुमार बिहार में बांका के रहने वाले थे, तो आतंकियों ने वहीं दूसरा अटैक पुलवामा में किया। पुलवामा में यूपी के रहने वाले मुस्लिम युवक सगीर अहमद को गोली मार दी। अस्पताल में इलाज के दौरान सगीर की मौत हो गई। दोनों ही इलाकों को घेर लिया गया है और आतंकियों की तलाशी शुरू कर दी गई है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने अरविंद कुमार की हत्या पर ट्वीट करके शोक जताया। एक नागरिक को इस तरह निशाना बनाए जाने का ये एक और मामला है। अरविंद कुमार केवल कमाई के अवसरों की तलाश में श्रीनगर आए थे और उनकी हत्या करना काफी निंदनीय है। कश्मीर के पंपोर में सुरक्षा बलों को आज बड़ी कामयाबी मिली। सुरक्षा बलों ने पंपोर में लश्कर के टॉप कमांडर उमर मुश्ताक और लश्कर आतंकी शाहिद बशीर को मार गिराया। सुरक्षा बलों ने पंपोर में उस घर को भी उड़ा दिया जहां दोनों आतंकी छिपे हुए थे। ये दोनों ही आतंकी घाटी में कई नागरिकों की हत्याओं में शामिल थे और लश्कर का टॉप कमांडर उमर मुश्ताक 2 पुलिस वालों की हत्या में भी शामिल था। आज दोपहर में ऑपरेशन खत्म हुआ। इस ऑपरेशन में 2 हार्डकोर टेररिस्ट मारे गए लश्कर तैयबा का। एक तो उमर मुश्ताक खांडे, दूसरा शाहिद बशीर श्रीनगर सिटी का मारा गया है। दोनों बहुत सारे सिविलियन किलिंग में इन्वॉल्व था। कश्मीर पुलिस ने यह भी बताया कि घाटी में नागरिकों की टारगेटेड किलिंग की घटनाओं के बाद आतंकियों के खिलाफ एक्शन में काफी तेजी आई है। इसी के तहत अब तक राज्य के 9 जगहों पर आतंकियों से मुठभेड़ हुई, जिसमें कुल 13 आतंकवादी मारे गए। सिंघू बॉर्डर पर बर्बर हत्या के मामले में आज एक और गिरफ्तारी हुई। आरोपी निहंग नारायण सिंह को अमृतसर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी से पहले सिंघू बॉर्डर पर लखबीर की हत्या का दावा करने वाले निहंग नारायण सिंह की एक तस्वीर भी सामने आई। तस्वीर अमृतसर से आई, जहां उसका स्वागत और सम्मान किया गया। इससे पहले कल निहंग नारायण सिंह के 2 वीडियो भी सामने आए थे। एक वीडियो में वो ये बता रहा था आखिर हत्या क्यों की गई। इस तरह की तस्वीरें बड़ा सवाल खड़ा कर रही हैं। आखिर बर्बर हत्या के आरोपी का इस तरह महिमा मंडन क्यों हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ तरनतारन में लखबीर सिंह का अंतिम संस्कार किया गया। दलित संगठनों ने एससी कमीशन के चेयरमैन विजय सापला से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। आंदोलन की स्टेज के पास उनको लटकाया गया था उल्टा। अब मर्डर हो रहे, रेप हो रहे, सब कुछ हो रहा है और अब तो क्रूरता के ऊपर आ गए। तो ये आपका ही आंदोलन का हिस्सा है और आपका ही ये सब क्योंकि किया धरा है। किसान महापंचायत में पहुंचे किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी और राकेश टिकैत ने सिंघू बॉर्डर पर हुई बर्बर हत्या की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। जो भी घटना हुई हो, किसी एक आदमी ने घटना करी और वही पकड़ा गया। अब पुलिस अपनी जांच कर रही, कानून अपना काम करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिवाली के ठीक अगले दिन यानी 5 नवंबर को देवभूमि उत्तराखंड जाएंगे। यहाँ वो केदारनाथ धाम की यात्रा करेंगे। केदारनाथ धाम पहुंचकर बाबा केदार की पूजा अर्चना करेंगे। साथ ही यहाँ 250 करोड़ के पुनर्निर्माण कार्यों का उद्घाटन भी करेंगे। बहुत सारे जो हमारे पहले चरण के जो काम लगभग 250 करोड़ तक की योजनाएं जो हमारी पूरी हो गई है, उनका सबका लोकार्पण होना है। 6 नवंबर को भैया दूज पर केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो जाएंगे। इससे ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी की केदार यात्रा काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की 5 नवंबर को श्री केदारनाथ धाम जी की यात्रा को लेकर हम बहुत उत्साहित हैं। उत्तराखंड में 1 महीने के अंदर पीएम मोदी की ये दूसरी यात्रा होगी। इससे पहले प्रधानमंत्री 7 अक्टूबर को उत्तराखंड पहुंचे थे। तब उन्होंने ऋषिकेश एम्स से देश भर के करीब 35 ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया था। दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में पार्टी अध्यक्ष के चुनाव पर अहम फैसला लिया गया। कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव अगले साल सितंबर से अक्टूबर के बीच में करवाया जाएगा। इस साल नवंबर से कांग्रेस सदस्यता अभियान शुरू करेगी। Election of the AICC President 21st August 2022 to 20th September 2022। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में कुछ वरिष्ठ सदस्यों ने राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव भी रखा, जिस पर राहुल गांधी ने विचार करने की बात कही है। सभी ने अपनी इच्छा व्यक्त भी की कि माननीय राहुल गांधी जी को अध्यक्ष के रूप में आना चाहिए और मुझे खुशी है कि राहुल जी ने इस पर चिंतन और मनन करके अपना जल्द फैसला देने की बात रखी।
वहीं सोनिया गांधी ने भी इशारों में बागी ग्रुप 23 के नेताओं को भी जवाब दिया। मैंने हमेशा स्पष्टता की सराहना की है। मीडिया के माध्यम से मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप मुझे बोलने की इजाजत दें तो मैं ही कांग्रेस की पूर्णकालिक और कार्यशील अध्यक्ष हूँ। CWC की बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव के अलावा किसान और महंगाई समेत 3 प्रस्ताव भी पारित किए गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप में अंडमान निकोबार के लिए कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने सावरकर को सच्चा देशभक्त बताया कि यहाँ आते ही एक अलग प्रेरणा की अनुभूति होती। यहाँ की हवाओं में आज भी वीर सावरकर और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का संदेश घुला मिला है, आज भी जरा भी डाइल्यूट नहीं हुआ है। गृह मंत्री ने अंडमान को स्वतंत्रता का तीर्थ स्थल बताया और देश के युवाओं से एक बार यहाँ आकर देश की आजादी के लिए दी गई कुर्बानियों को देखने की अपील की। सेल्युलर जेल को देश की युवा पीढ़ी अगर एक बार देखेगी तो उनको मालूम पड़ेगा कि हमारे पुरखों ने जिस आजादी में हम आजाद भारत में दम ले रहे हैं, ये स्थिति को लाने के लिए कितनी बड़ी कीमत चुकाई। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने को लेकर मोदी सरकार की प्रशंसा की। इसके साथ ही उन्होंने आज फिर से पाकिस्तान पर हमला बोला। कश्मीर को भारत से अलग करना पाकिस्तान चाहता है, अपने पंखों के नीचे उसको लेना। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत नागपुर में एक पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में पहुंचे थे। एक दिन पहले विजयादशमी के मौके पर उन्होंने अपने संबोधन में अनुच्छेद 370 हटाए जाने का जिक्र किया था। इसके साथ ही हिंदी, हिंदू और हिंदुत्व की बात की थी, जिस पर AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सियासत की। उन्होंने ट्वीट करके भागवत के बयान को झूठ और आधा सच से भरा बताया था। असदुद्दीन के इस बयान पर आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने हमला बोला। ओवैसी देश के अखंडता के लिए हमेशा खतरा है और एकता को हमेशा तोड़ने, बांटने और लड़वाने का काम करते हैं। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर सवाल उठाए हैं। नवाब मलिक ने फ्लेचर पटेल नाम के शख्स के साथ समीर वानखेड़े और उनकी बहन यास्मीन वानखेड़े की तस्वीर जारी की। नवाब मलिक ने एनसीबी के 3 पंचनामों में फ्लेचर को पंच बनाए जाने से जुड़े दस्तावेज भी जारी किए। फ्लेचर पटेल के आपके क्या रिश्ते हैं? क्यों 3 मुकदमों में 3 मामलों में वो आपका पंच है? यही सारे सवाल हैं जो एनसीबी के फर्जीवाड़े को दर्शाते हैं। नवाब मलिक का आरोप है कि एनसीबी बॉलीवुड को जानबूझकर फंसाने की कोशिश कर रही है। इसके जवाब में समीर वानखेड़े ने सत्य की विजय होने की बात कही। सत्य में जयते। वहीं यास्मीन वानखेड़े ने घटिया राजनीति का आरोप लगाया। उनको पता होना चाहिए कि कौन सी लेवल, कितनी लेवल तक गिरना चाहिए। वहीं नवाब मलिक के आरोपों के जवाब में फ्लेचर पटेल ने खुद को पूर्व सैनिक बताया है और नशे के खिलाफ मुहिम में एनसीबी का साथ देने की बात कही। मैं एक सैनिक हूँ और जब कभी भी इस सिविल प्रशासन को, यूनिफॉर्म सर्विस को, एनसीबी हो या कोई पुलिस सर्विस हो, कहीं भी मेरी जरूरत पड़े, हम वहाँ अगले 2 मिनट में पहुँचेंगे। अफगानिस्तान के मुद्दे पर भारत ने नवंबर के महीने में बड़ी बैठक बुलाई है। रूस समेत कई देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की यह बैठक 10 और 11 नवंबर को दिल्ली में हो सकती है। खास बात यह है कि इस बैठक में शामिल होने के लिए भारत की तरफ से पाकिस्तान को भी न्योता भेजा गया है। भारत की तरफ से ये न्योता पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोईद यूसुफ को भेजा गया है। पाकिस्तान से जुड़े सूत्रों ने भारत से पिछले हफ्ते मिले न्योते की बात स्वीकार की है और अगर मोईद यूसुफ नवंबर में भारत आते हैं तो बतौर पाकिस्तान आने से ये उनका भारत का पहला आधिकारिक दौरा होगा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.